नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के बारे में। दोस्तों यह टॉपिक एमए, यूजीसी नेट और सेट के सिलेबस में रखा गया है। तो दोस्तों यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूजीसी नेट और सेट के एग्जाम में इनके ऊपर प्रश्न आते हैं। दोस्तों भाषा विज्ञान के अंतर्गत हमने इससे पहले कुछ वीडियो बनाए थे जिसमें हमने देखा था हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसके अंतर्गत हमने प्राचीन कालीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, इसका परिचय हम देख चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के बारे में, जिसमें हम देखेंगे डॉक्टर हांडे के अनुसार आधुनिक भाषाओं का वर्गीकरण, उसी प्रकार डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी और भोलानाथ तिवारी के अनुसार आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों इससे पहले जो हमने वीडियो बनाए थे भाषा विज्ञान के ऊपर, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। दोस्तों जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हुई है उसे विद्वानों ने अलग अलग मतों के अनुसार बांटने का काम किया है। तो कह सकते हैं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। तो आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं डॉक्टर हांडे के अनुसार आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। तो इन्होंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को 4 भागों में बांटा है। तो आपको यह बातें ध्यान में रखनी है कि डॉक्टर हांडे ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 भागों में बांटा है। वो 4 भाग कौन से हैं? तो पहला है पूर्वी गौड़ियन, दूसरा है पश्चिमी गौड़ियन, तीसरा है उत्तरी गौड़ियन और चौथा है दक्षिणी गौड़ियन। दोस्तों आपको केवल यह ध्यान में रखना है कि जो चारों दिशाएं हैं, जैसे कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो इसी के आधार पर इन्होंने अपना वर्गीकरण किया है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि पूर्वी गौड़ियन में इन्होंने कौन सी भाषाओं को रखा है। तो पहला है पूर्वी हिंदी, दूसरा है बंगला, तीसरा है असमी, जिसे असमिया भी कहा जाता है, और चौथा है उड़िया। तो पूर्वी गौड़ियन भाषा में इन्होंने पूर्वी गौड़ियन वर्ग में इन्होंने 4 भाषाओं को रखा है: पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी, उड़िया। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम पश्चिमी गौड़ियन की बात करें तो पश्चिमी गौड़ियन में इन्होंने पश्चिमी हिंदी को, राजस्थानी, गुजराती भाषा, सिंधी भाषा और पंजाबी भाषा को रखा है। तो आपको यह बात ध्यान में रखना है कि डॉक्टर हांडे ने पश्चिमी गौड़ियन में 5 भाषाओं को रखा है: पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी। उसी प्रकार अगर हम उत्तरी गौड़ियन की बात करें तो इसमें 3 भाषाएं आती है: गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी। उसी प्रकार अगर हम दक्षिणी गौड़ियन की बात करें तो इसमें केवल मराठी भाषा को रखा गया है। दोस्तों आपको यह बात ध्यान में रखना है कि जितने भी विद्वान हैं उन सभी विद्वानों ने दक्षिणी हिंदी में मराठी भाषा को रखा है। तो आइए दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन का वर्गीकरण, कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने आधुनिक भाषाओं का वर्गीकरण किस प्रकार किया है। दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन ने आधुनिक भाषाओं को, इसके वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा है। पहला जो वर्ग है उसे कहते हैं बाहरी उपशाखा। तो पहले वर्ग को इन्होंने बाहरी उपशाखा नाम दिया है। फिर इसके भी इन्होंने कुछ उपभाग किए हैं। दूसरा जो भाग है उसे कहते हैं मध्यवर्ती उपशाखा या मध्य उपशाखा। तीसरा है भीतरी उपशाखा, यानी कि इसे कह सकते हैं आप कि इन्होंने जो अपना वर्गीकरण किया है उसके 3 भाग किए हैं: बाहरी, मध्य और भीतरी। तो हम देख लेते हैं कि जो बाहरी उपशाखा है इसके इन्होंने 3 भाग किए हैं। पहला जो भाग है उसे कहते हैं उत्तरी पश्चिमी समुदाय,
तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने बाहरी उपशाखा के भी 3 भाग किए हैं। पहले भाग को नाम दिया है उत्तरी पश्चिमी समुदाय। इसमें इन्होंने लहंदा भाषा और सिंधी भाषा को रखा है। उसी प्रकार जो दक्षिणी समुदाय है, इसमें इन्होंने मराठी भाषा को रखा है। दोस्तों, जैसे हमने पहले कहा था कि सभी विद्वानों ने दक्षिणी समुदाय या दक्षिणी भाग में मराठी भाषा को स्थान दिया है। उसी प्रकार पूर्वी समुदाय, तो पूर्वी समुदाय में इन्होंने उड़िया भाषा, बिहारी, बंगला और असमिया भाषा को रखा है। तो आपको केवल इतना ध्यान में रखना है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने जो भाषाओं का वर्गीकरण किया है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 भागों में किया है। फिर उसके भी कुछ उपभाग किए हैं। 3 भाग कौन से हैं? तो बाहरी उपशाखा, मध्यवर्ती या मध्य उपशाखा, तीसरा है भीतरी उपशाखा। तो बाहरी उपशाखा को बहिरंग उपशाखा भी कहा जाता है और भीतरी उपशाखा को अंतरंग उपशाखा भी कहा जाता है। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं जो मध्यवर्ती उपशाखा है, इनमें कौन कौन सी भाषाएं आती है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार जो मध्यवर्ती उपशाखा है, इसमें इन्होंने मध्यवर्ती उपशाखा में पूर्वी हिंदी को स्थान दिया है। उसी प्रकार दोस्तों, जो भीतरी उपशाखा है, तो भीतरी उपशाखा के इन्होंने 2 भाग किए हैं। पहला है केंद्रीय समुदाय, दूसरा है पहाड़ी समुदाय। तो केंद्रीय समुदाय में इन्होंने 6 भाषाओं को रखा है: पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भीरनी, खानदेशी, राजस्थानी। दोस्तों, जॉर्ज ग्रियर्सन का वर्गीकरण काफी महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट और सेट के एग्जाम में इनके ऊपर प्रश्न आते हैं। प्रश्न किस प्रकार से आते हैं? जैसे कि मान लीजिए इनमें से कोई एक भाषा है, जैसे मान लीजिए हम उदाहरण के तौर पे राजस्थानी भाषा को ले लेते हैं, तो पूछा जा सकता है कि राजस्थानी भाषा को जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस वर्ग में रखा है। तो आपको ऑप्शन या तो भीतरी उपशाखा दिया रहे या केंद्रीय समुदाय, और बाकी समुदाय भी दिए रहेंगे, पर आपको इसका जो आंसर रहेगा वो भीतरी उपशाखा का केंद्रीय समुदाय रहेगा। ठीक है, तो आइए अब हम देख लेते हैं जो इन्होंने भीतरी उपशाखा का दूसरा भाग किया है, पहाड़ी समुदाय। तो पहाड़ी समुदाय में इन्होंने 3 भाषाओं को रखा है: पूर्वी पहाड़ी अथवा नेपाली, मध्य या केंद्रीय पहाड़ी। यहाँ पर लिखने में गलती हो गई है, तो ये केंद्रीय है, तो मध्य या केंद्रीय पहाड़ी। तीसरा है पश्चिमी पहाड़ी। तो आपको यह बात ध्यान में रखना है और याद भी कर लेना है। दोस्तों, इसे आप एक चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। दोस्तों, जॉर्ज ग्रियर्सन का जो वर्गीकरण है, इसे आप इस तरह भी आसानी से याद कर सकते हो। जैसे हमने बात किया था कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा है। पहला है बाहरी उपशाखा, दूसरा है मध्यवर्ती उपशाखा और तीसरा है भीतरी उपशाखा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि यह बाहर का उपशाखा है, जिसमें उन्होंने 3 वर्ग किए थे। पहला उत्तरी पश्चिमी समुदाय, जिसे पश्चिमोत्तर समुदाय भी कहते हैं। तो उत्तरी पश्चिमी समुदाय में लहंदा और सिंधी भाषा को रखा है उन्होंने। उसी प्रकार जो दूसरा समुदाय है पूर्वी समुदाय, तो पूर्वी समुदाय में उन्होंने उड़िया, बिहारी, बंगला और असमिया इन भाषा को रखा है। जो तीसरा समुदाय है दक्षिणी समुदाय, इसमें इन्होंने मराठी भाषा को रखा है। उसी प्रकार दोस्तों, अगर हम मध्यवर्ती या मध्य उपशाखा की बात करें तो इसमें मध्यवर्ती समुदाय आता है। इसके अंतर्गत उन्होंने यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने पूर्वी हिंदी को स्थान दिया है। और दोस्तों, जो तीसरा उपशाखा है जिसे हम भीतरी उपशाखा या अंतरंग उपशाखा कहते हैं, तो इसके जॉर्ज ग्रियर्सन ने 2 भाग किए हैं, केंद्रीय समुदाय और पहाड़ी समुदाय। तो केंद्रीय समुदाय में आता है पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भीरनी, खानदेशी और राजस्थानी। दोस्तों, हो सकता है कि आपको देखने में कठिनाई हो, परंतु मेरे आवाज को ध्यान से सुन लीजिए एक बार, क्योंकि थोड़े छोटे अक्षरों में लिखा गया है। तो केंद्रीय समुदाय में आता है
पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भीरनी, खानदेशी, राजस्थानी। और जो पहाड़ी समुदाय है, तो पहाड़ी समुदाय में नेपाली, केंद्रीय पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी को स्थान दिया है। आप या तो इस तरह से भी याद कर सकते हो, या जो हमने पहले बताया था यह तरीका, तो आप इन दोनों में से किसी भी तरीकों को अपना सकते हो। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का वर्गीकरण। तो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। तो उन्होंने भारतीय आर्य भाषा को 5 भागों में बांटा है। दोस्तों, ये जो 5 भाग है वह लगभग दिशाओं के ऊपर ही है। आप देख सकते हो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, परंतु इन्होंने ये जो नाम दिया है वह नाम यह है। जैसे कि पूर्वी को इन्होंने प्राच्य भाषा कहा है या प्राच्य वर्ग, फिर पश्चिमी को प्रतीच्य, उत्तरी को उद्दीच्य और दक्षिणी को दाक्षिणात्य, और जो बीच का भाग है यानी कि इन दोनों के बीच का भाग, यानी कि इन दोनों के और इन दोनों के बीच का जो भाग है उसे मध्य देशीय कहा है। तो आप इसे यहां भी लिख सकते हो, परंतु हमने इसे यहां पर लिखा है। तो आपको यह बात ध्यान में रखना है कि प्राच्य, प्रतीच्य, उद्दीच्य, दाक्षिणात्य, मध्य देशीय। दोस्तों, आपको बुक में या क्वेश्चन जो आएंगे वह यही नाम आएंगे। आपको यह जो नाम लिखा है हमने, यह केवल समझने के लिए लिखा है। आपको एग्जाम में पूर्वी वर्ग, पश्चिमी वर्ग यह नहीं आएंगे। यह हमने केवल आपको समझने में आसानी हो इसलिए हमने यह लिखा है। तो आपको एग्जाम में आएंगे प्राच्य, प्रतीच्य, उद्दीच्य, दाक्षिणात्य और मध्य देशीय। तो एग्जाम में दोस्तों प्रश्न कैसे आएंगे, तो जैसे कि मान लीजिए हम उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं ये प्राच्य भाषा। तो प्रश्न आएंगे कि सुनीति कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत प्राच्य भाषा में किसे रखा है, या प्राच्य भाषा में कौन सी भाषाएं आती है। तो आपको ऑप्शन में इनमें से कोई भी आ सकता है, या दूसरे के ऊपर भी प्रश्न आ सकता है। तो आपको यह बात ध्यान में रखना है कि जो सुनीति कुमार चटर्जी रहे हैं, इन्होंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 5 भागों में बांटा है। पहला है जिसे उन्होंने नाम दिया है प्राच्य, दूसरा है प्रतीच्य, तीसरा है उद्दीच्य, चौथा है दाक्षिणात्य और पांचवा है मध्य देशीय। दोस्तों, आप इसे इस प्रकार याद रख सकते हो काफी आसानी से, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, और एक है जो है मध्य, यानी कि मध्य देशीय। इससे आपको जल्दी आसानी से याद हो जाएगा। दोस्तों, यह जो वीडियो है थोड़ा लंबा बनेगा, परंतु अगर आप धैर्य के साथ देखोगे तो आपको यह चीजें एकदम आसानी से समझ जाएगी और याद भी हो जाएगी। तो आइए दोस्तों आगे हम देख लेते हैं। दो सुनीति कुमार चटर्जी ने जो 5 भाग किए हैं उसमें हम जो प्राच्य भाषा की बात करते हैं, प्राच्य वर्ग की बात करते हैं, तो इसमें इन्होंने पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया भाषा, असमिया भाषा और बंगाली भाषा को रखा है। उसी प्रकार हम प्राच्य भाषा की बात करते हैं। प्राच्य भाषा के बाद प्रतीच्य भाषा की बात करें तो प्रतीच्य भाषा में यानी कि पश्चिमी वर्ग में उन्होंने राजस्थानी भाषा और गुजराती भाषा को रखा है। इसी प्रकार उद्दीच्य यानी कि उत्तरी वर्ग में इन्होंने सिंधी, लहंदा और पंजाबी भाषा को रखा है। उसी प्रकार दाक्षिणात्य यानी कि दक्षिणी वर्ग में इन्होंने मराठी भाषा को रखा है। दोस्तों, जैसे हमने पहले कहा कि जितने भी विद्वान हुए हैं लगभग सभी विद्वानों ने दक्षिणी वर्ग में मराठी भाषा को रखा है। तो आपको कभी भी प्रश्न आए तो आपको यह समझ जाना कि दक्षिणी भाषा में केवल मराठी भाषा ही आता है सभी विद्वानों के अनुसार। दोस्तों, मध्य देशीय में इन्होंने पश्चिमी हिंदी को स्थान दिया है। तो आपको यह बात ध्यान में रखना है कि सुनीति कुमार चटर्जी जो हुए हैं उन्होंने आधुनिक भाषाओं का वर्गीकरण 5 भागों में किया है। और 5 भाग कौन से हैं, तो प्राच्य, प्रतीच्य, उद्दीच्य, दाक्षिणात्य और मध्य देशीय। फिर इसके अंदर इन सभी भाषाओं का समावेश किया है।
तो आगे हम देखते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं भोलानाथ तिवारी का वर्गीकरण। तो भोलानाथ तिवारी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का 5 भागों में विभाजन किया है। तो पहला जो भाग है या पहला जो वर्ग है उसे कहते हैं सौरसेनी, दूसरा है मागधी, तीसरा है अर्धमागधी, चौथा है महाराष्ट्री और पांचवा है प्राचड़ और पैसाची। तो प्राचड़ और पैसाची को इन्होंने एक ही ब्राचड़ और पैसाची को इन्होंने एक ही वर्ग में रखा है। दोस्तों भोलानाथ तिवारी ने जो सौरसेनी के अंतर्गत इन्होंने पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती इन भाषाओं को रखा है। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है कि भोलानाथ तिवारी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को वर्गीकरण जो किया है वह इसे 5 भागों में बांटा है। जो पहला नाम दिया इन्होंने सौरसेनी दिया है, जिसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती भाषा को रखा है। उसी प्रकार मागधी में रखा है इन्होंने बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया को। और अर्धमागधी के अंतर्गत इन्होंने पूर्वी हिंदी को रखा है। दोस्तों इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने देखा था कि जो अपभ्रंश के कुछ भेद हुए हैं, तो जिसमें हमने देखा था कि सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश और पैसाची अपभ्रंश, इनका परिचय हम देख चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर भी आपको इन वीडियो के लिंक उपलब्ध हो जाएंगे। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों अर्धमागधी के अंतर्गत भोलानाथ तिवारी ने पूर्वी हिंदी को रखा है। दोस्तों आपको यह याद करने के लिए एकदम आसान तरीका यही है कि आपको यह ध्यान में रखना है कि जो अर्धमागधी है तो अर्धमागधी में ऊपर आधा र की मात्रा है, इसी प्रकार पूर्वी में भी आधा र की मात्रा है, यानी कि अर्धमागधी यानी कि पूर्वी हिंदी। आप इस तरह भी इसे याद रख सकते हो। महाराष्ट्री अपभ्रंश में इन्होंने मराठी को रखा है, यानी कि महाराष्ट्री के अंतर्गत इन्होंने मराठी भाषा को रखा है। फिर ब्राचड़ और पैसाची अपभ्रंश या प्राचड़ और पैसाची वर्ग में इन्होंने सिंधी, लहंदा और पंजाबी इन भाषाओं को रखा है। दोस्तों कभी कभी प्रश्न आते हैं कि जो अपभ्रंश भाषाएं हैं तो उनमें से किस भाषा से कौन सी भाषा का उत्पत्ति हुआ है। तो आपको यह बात ध्यान में रखना है कि जो सौरसेनी अपभ्रंश है तो उनसे इन सभी भाषाओं का विकास हुआ है। उसी प्रकार जो मागधी अपभ्रंश है तो उनका भी विकास इस प्रकार हुआ है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया का विकास हुआ है। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का और महाराष्ट्री से मराठी का और प्राचड़ पैसाची से सिंधी, लहंदा और पंजाबी का। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर हरदेव बाहरी का वर्गीकरण। तो हरदेव बाहरी ने जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं इसका मुख्य रूप से 2 वर्ग किए हैं। पहला जो वर्ग है उसे कहते हैं हिंदी वर्ग और दूसरा है हिंदीतर वर्ग। दोस्तों यह आपको ज्यादातर बुक में आपको यही शब्द मिलेंगे, हिंदी वर्ग और हिंदीतर वर्ग। तो आपको यह बात ध्यान में रखना है कि हिंदी वर्ग में जो हिंदी की बोलियां आती हैं, तो आप लोग जानते होंगे जो हिंदी भाषा है उसमें 18 बोलियां आती है और इन 18 बोलियों को 5 भागों में बांटा गया है। तो जो 5 भाग या 5 उपभाषाएं हैं वे सभी हिंदी वर्ग में आती हैं। हिंदी वर्ग को मध्य देशीय हिंदी वर्ग भी कहते हैं। तो इसमें हिंदी के जो वर्ग हैं यानी कि पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी, ये सभी हिंदी की भाषाएं आती हैं। और इसके अलावा जो भाषाएं हैं वो सभी हिंदीतर वर्ग में आती है, यानी कि मध्य देश से बाहर का हिंदी वर्ग। इसमें इन्होंने इसे 4 भागों में बांटा है।
पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। तो हरदेव बाहरी ने हिंदीतर वर्ग में इसके 4 वर्ग किए हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। तो पूर्वी वर्ग में इन्होंने उड़िया, बंगला और असमिया को रखा है। तो पश्चिमी वर्ग में इन्होंने पंजाबी, सिंधी और गुजराती को रखा है। उत्तरी वर्ग में नेपाली को रखा है और दक्षिणी वर्ग में सिंहली और मराठी को रखा है। दोस्तों, यह था आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण, जिसमें हमने देखा कि जो डॉक्टर हांडे हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, भोलानाथ तिवारी है, सुनीति कुमार चटर्जी है, इन्होंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण कैसे किया है। दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे जो हमारे नेट के पाठ्यक्रम में रखा गया सिलेबस है, जिसमें हमें देखना है खड़ी बोली, ब्रज भाषा और अवधी भाषा की विशेषताएं। तो अगले वीडियो में हम इनकी विशेषताओं के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। धन्यवाद।